हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनरल अकाउंट्स ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर है। जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, उनके क्या क्या अभिलक्षण हो सकते हैं, उनकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हो सकती हैं, उसके ऊपर आज का हमारा टॉपिक है। तो बैक्टीरिया, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया हैं ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। प्रीवियस क्लास में मैंने जितने प्रकार के भी ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया था: प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स एंड एकैरियोट्स। तो जो बैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोट्स कैटेगरी के अंदर आता है। तो अब इसके जो अभिलक्षण हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, वे क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो उनको आप अपने डिटेल में आज अपने एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया हैं उसकी खोज किसने की थी? तो एंटनी वॉन ल्यूनहॉक। बैक्टीरिया डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूनवेनहॉक इन 1683 के अंदर बैक्टीरिया की खोज की। और कैसे की कि इन्होंने क्या देखा कि जो माइक्रोस्कोप हैं, जो सूक्ष्मदर्शी हैं, उसकी हेल्प से जो दांतों के अंदर जो गंदगी या जो मैल जमा हो जाती है, जिसको टूथ स्कैम भी बोलते हैं, और जो वर्षा की जल की जो बूंदें होती हैं उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो छोटे छोटे अनेक प्रकार के उसमें बैक्टीरिया उनको दिखाई दिए, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो शब्द है वो किसने दिया था, इसकी खोज किसने की थी? डिस्कवर्ड बाय एंटनी वॉन ल्यूनहॉक इन 1683। बच्चों, ये जो बैक्टीरिया है ये कैसे हैं? कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका मतलब क्या है? कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या है? ये सर्वव्यापी है, यानी सभी प्रकार के जो हैबिटेट हैं, चाहे हाइड्रो चाहे मीजो, जितने प्रकार के भी आवास हैं, सभी आवासों के अंदर जो बैक्टीरिया हैं ये खूब मिलते हैं। अगर मैं यहाँ से एक मुट्ठी मिट्टी उठाऊं तो उस मिट्टी में ढेर सारे बैक्टीरिया या जीवाणु हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया नेचर में कैसे होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं। जहाँ इनको जगह मिलती है वहां पर ये पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट्स। देखो, जो बैक्टीरिया हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ये कैसे हैं? प्रोकैरियोट्स हैं। कैसे हैं? प्रोकैरियोट्स कैटेगरी के अंदर ये जीव आते हैं। और इनकी सेल की स्ट्रक्चर करें तो इनकी जो सेल है, जो कोशिका है, वो कैसी होती है? यूनिसेलुलर। सिर्फ एक ही जो सेल से हैं मिलकर ये बने होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय है। और इनकी जो सेल के ऊपर जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। इसमें जो ग्लूकोज है जो पूरी तरह से इसमें एब्सेंट होता है। ये जो पेप्टिडो जो ग्लाइकेन है, इससे जो इनकी सेल वॉल है वो बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन को आप म्यूरिन भी बोल सकते हैं। तो कई बार एग्जाम में म्यूरिन भी आ सकता है, म्यूरिन को ही पेप्टिडोग्लाइकेन बोलते हैं। अब जो सेल वॉल है, जो सबसे बाहरी लेयर है, आउटरमोस्ट लेयर है सेल वॉल के जस्ट नीचे जो दूसरी जो वॉल मिलती है, मेम्ब्रेन है, वो क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, बैक्टीरिया के अंदर मिलने वाली जो सेल मेम्ब्रेन है, वो किसकी तरह होती है? यूकैरियोट्स की तरह ही होती है। अब यूकैरियोट्स की तरह कैसे होती हैं? कि जो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, वो किससे मिलकर बनी होती है? वो लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लिपोप्रोटीन का मतलब है लिपिड्स एंड प्रोटीन। लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको लिपोप्रोटीन लेयर भी बोलते हैं। तो ये थी सेल वॉल, और सेल वॉल के जस्ट नीचे सेल मेम्ब्रेन। अब बच्चों, जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों के बीच में सबसे बाहर आउटरमोस्ट लेयर कौन सी है? सेल वॉल। और सेल वॉल के जस्ट नीचे कौन सी लेयर है? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। दोनों झिल्लियों के बीच में एक छोटा सा स्पेस मिलता है, एक छोटा सा स्पेस मिलता है। वो स्पेस क्या कहलाता है? पेरिप्लाज्मिक स्पेस। क्या कहलाता है? पेरिप्लाज्मिक स्पेस। सेल वॉल व सेल मेम्ब्रेन के बीच मिलने वाला जो स्थान है, अवकाश है, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज पेरिप्लाज्मिक स्पेस। उस पेरिप्लाज्मिक जो स्पेस है वो बच्चों
यूकैरियोट्स के अंदर जो लाइसोसोम मिलता है उसके साथ उसकी तुलना कर सकते हैं। लाइसोसोम का काम क्या है? डाइजेशन करना, फूड को डाइजेशन करना। तो ये लाइसोसोम की तरह ही कार्य करता है। कैसे कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर अनेक प्रकार के एंजाइम्स मिलते हैं जो क्या करते हैं? डाइजेशन यानी पाचन करने का काम करते हैं। अब जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन किसको घेरी हुई रहती है? एक लिक्विड सब्सटेंस को घेरे हुए रहती है जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। और कोशिका द्रव्य के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, जैसा यूकैरियोट्स के अंदर अपने पढ़ते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, यानी झिल्लियों के द्वारा घिरे हुए कोशिकांग। एक सेल के अंदर, यूकैरियोट्स की सेल को देखें तो उसके अंदर अनेक प्रकार के झिल्लियों से घिरे हुए कोशिकांग, सेल मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जैसे लाइसोसोम। तो बच्चों ये जो मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बैक्टीरिया के अंदर, या यूं कहूं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर ये सभी एब्सेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जो इनके अंदर जो केंद्रक है, बैक्टीरिया के अंदर मिलने वाला जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, बिल्कुल क्लियर कट नहीं होता। तो उसको अपने क्या बोलते हैं? तो इस प्रकार के जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, वह क्या कहलाता है? इंसिपिएंट न्यूक्लियस, या इसको जीनोफोर भी बोलते हैं, या न्यूक्लियोड केंद्रकाप भी बोलते हैं, या फाइब्रिल न्यूक्लियस भी कहते हैं। बच्चों ये जो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो मिलने वाला न्यूक्लियस है उसके अलग अलग कॉमन नेम है। इंसिपिएंट भी बोलते हैं, जीनोफोर भी बोलते हैं, न्यूक्लियोड्स केंद्रकाप भी बोलते हैं, और फाइब्रिलर न्यूक्लियस भी इसको बोलते हैं। और जो केंद्रक है, इनका जो न्यूक्लियस है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, और ना ही केंद्रक के ऊपर मिलने वाली जो मेम्ब्रेन है वो पाई जाती है, यानी मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है, जिसको केंद्रिका बोलते हैं, ये देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आल्सो एब्सेंट। इसमें न्यूक्लियस की चारों ओर घेरने वाली जो झिल्ली है वो भी कैसे होती है? एब्सेंट होती है। और न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका, जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, वो भी इसमें एब्सेंट होती है। बच्चों अब न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है? क्रोमोजोम। आपको मालूम है जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या मिलते हैं? क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम यानी गुणसूत्रों का काम क्या है कि जो आनुवंशिक लक्षण है, जेनेटिक जो कैरेक्टर्स हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वशांगत करना, ट्रांसफर करना, ये काम किसका है? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम कहाँ मिलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन यहाँ पर ट्रू क्रोमोजोम जो होते हैं, सत्य जो गुणसूत्र होते हैं, वे एब्सेंट होते हैं, और इसके स्थान पर फॉल्स क्रोमोजोम मिलते हैं, जिसको कूट गुणसूत्र भी बोलते हैं। फॉल्स क्रोमोजोम इसमें पाए जाते हैं, और ये किससे मिलकर बने होते हैं? वृत्ताकार सर्कुलर डीएनए से और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। बच्चों ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है। बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोट्स के अंदर जो फॉल्स क्रोमोजोम है, जो कूट गुणसूत्र हैं, वे वृत्ताकार डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब जो इनमें राइबोसोम है, राइबोसोम यहाँ पर 70S प्रकार के पाए जाते हैं। और राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है? राइबोसोम आल्सो कॉल्ड इज प्रोटीन फैक्ट्री। बच्चों राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, इसलिए प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री भी राइबोसोम को बोलते हैं। अब यहाँ पर एक बात याद रखिए कि राइबोसोम मिलते हैं, लेकिन राइबोसोम हमेशा याद रखिए ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं और यूकैरियोट्स में भी मिलते हैं, ठीक है। इनके ऊपर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती, और ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। ट्रू वैक्यूल्स एब्सेंट। बैक्टीरिया के अंदर जो सत्य जो रसधानी या रिक्तका है वो भी अनुपस्थित होती है। अब जो श्वसन एंजाइम है वे मीजोजोम्स में उपस्थित होते हैं। अब ये मीजोजोम क्या है? बच्चों यहाँ पर क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं, जैसा कि यूकैरियोट्स के अंदर होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका शक्ति
जहाँ पर जो एनर्जी है वो स्टोर होती है। पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल्स आल्सो कॉल्ड इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का संश्लेषण होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है और स्टोर रहता है, और शरीर के जिस हिस्से को एनर्जी चाहिए वहां पर वो एनर्जी क्या करता है, उपलब्ध करवाता है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ऐसी माइटोकॉन्ड्रिया जैसी स्ट्रक्चर्स नहीं होती, तो फिर उसके अंदर जो एनर्जी है जो कि एटीपी के रूप में बनती है वो कहाँ बनती है बच्चों? जो सेल वॉल होती है, जो कि बाहरी लेयर है, सेल वॉल के जस्ट नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है, और ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्डेड होकर जो रूप धारण करती है उस रूप को अपने क्या बोलते हैं? मीजोजोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोजोम्स बोलते हैं। और इस मीजोजोम के अंदर अनेक प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनको क्या बोलते हैं? सब्शन एंजाइम्स, और यहाँ पर एटीपी यानी ऊर्जा का निर्माण होता है। अब बच्चों जो बैक्टीरिया हैं वे दो प्रकार के हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक को बोलते हैं स्वयंपोषी, हेटेरोट्रॉफिक को बोलते हैं विषमपोषी। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या है? कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसिस कर सकने में सक्षम है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपना भोजन खुद बनाने में असमर्थ हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया अपना भोजन खुद बनाते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड इज ऑटोट्रॉफिक, स्वयंपोषी, अपने खुद का पोषण खुद ही कर लेते हैं, खुद के अंदर ही जो फूड है वो उत्पन्न कर लेते हैं या बना लेते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक, ये बैक्टीरिया अपना जो भोजन है खुद बनाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं, भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो जो भोजन कब बनाएंगे? जब इनके अंदर भोजन बनाने वाली विशेष प्रकार की संरचनाएं होंगी, विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर होंगी। तो ऑटोट्रॉफिक भी दो प्रकार के होते हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक दो कैटेगरी हैं, इसको बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और हेटेरोट्रॉफिक को मैंने बताया कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन खुद बनाने में असक्षम हैं, भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं, इनको बोलते हैं विषमपोषी। ओके, नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया के अंदर जनन की बात करें तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों प्रकार का ही रिप्रोडक्शन मिलता है। अब वेजिटेटिव कायिक जनन को देखें। वेजिटेटिव का मतलब है कायिक जनन। कायिक जनन यहाँ पर कैसे होता है, किन किन विधियों के द्वारा होता है? बाइनरी फिशन, एक सेल के टूटने से वह दो कोशिकाओं में, अलग अलग कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है, इसको बोलते हैं द्विवीय विभाजन, दो कोशिकाओं के अंदर बंटना, बाइनरी फिशन। सिस्ट पुटिकाओं का निर्माण भी होता है, बर्डिंग मुकुलन का निर्माण होता है, गोनिडिया का निर्माण भी होता है। ये जो विधियां हैं ये कायिक जनन में हेल्पफुल हैं। और इसी प्रकार इसमें एसेक्सुअल अलैंगिक जनन भी मिलता है। अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं वो कैसी होती हैं? मोटाइल स्पोर्स, चलने वाले स्पोर्स इसके अंदर मिलते हैं। अब चलने वाले स्पोर्स मतलब क्या है? मोटाइल का कब चलेंगे? जब उन्हें चलने वाली स्ट्रक्चर होंगी, जैसे फ्लैजिला होंगे, कशाबिका होंगे, ठीक है, और कोनिडिया और एंडोस्पोर्स। ये विधियां जो हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल है। अब इसी प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो एब्सेंट इन बैक्टीरिया। जीवाणुओं के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर जो सत्य लैंगिक जनन है वह पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। तो बच्चों अब जो जेनेटिक मटेरियल है उसका ट्रांसफर कैसे होता है? ट्रू यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है तो उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, उसका एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर हो जाता है। तो उसके लिए कौन कौन सी विधियां हैं? कॉन्जुगेशन, संयुग्मन, दो अलग अलग प्रभेद के बैक्टीरिया एक दूसरे के पास आते हैं और जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक प्रभेद से दूसरे प्रभेद में ट्रांसफर हो जाता है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन, संयुग्मन। दूसरी विधि है ट्रांसडक्शन, इसको पराक्रमण भी बोलते हैं। तीसरी विधि है ट्रांसफॉर्मेशन, इसको रूपांतरण भी बोलते हैं। तीनों ही आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है।
ठीक है, तो इनको बाद में अपने डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों आज का जो वीडियो था वो जनरल अकाउंट्स ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर था, यानी जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, उनके मुख्य जो अभिलक्षण हैं वे कौन कौन से हैं।